हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जामिया एमएससी बायोसाइंस 2022 के क्वेश्चंस अलोंग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। Seed dormancy is triggered by, is it indole 3 ethanol, abscisic acid, carbon dioxide, or none of these? Abscisic acid is an stress hormone which is found in the plant. During unfavorable condition, for example drought, it induces the seed dormancy. So here the correct option has to be B, that is abscisic acids. Primordial soup is a set of hypothetical conditions on ancient earth first proposed by Dmitry Ivanovsky, Alexander Oparin, Dmitry Anushchin और निकोले शेट्सकी। प्राइमर्डियल सूप जो था एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस थी जो कि प्रपोज की गई थी बाय अलेक्जेंडर ऑपरेन एंड जेबीएस हेल्डेन, जो कि माना जाता है कि आज से 37 to 40 बिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट रही होंगी अर्थ पे, और हु हैज ट्रिगर्ड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्रीबायोटिक सूप वाज प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर ऑपरेन एंड जेबीएस हेल्डेन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The force that initiate evolution is variations, mutations, extinction or adaptation. देखिए, there are four driving forces of evolution: mutation, gene flow, genetic drift and natural selections. Out of all, especially mutations, mutation जब भी होगा तो वो नए genetic variations create करता है और जो कि बाद में evolve किए जाते हैं, maintain किए जाते हैं and even selectively pick किए जाते हैं for the rest of the future by the rest of the forces. So here the option B has to be the correct answer, that mutation is the one which initiates the evolution. Tendons and ligaments are made up of special connective tissues, epithelial tissues, dense regular connective tissue or loose connective tissues. Among tendon or ligament, dense or fibrous connective tissues are found, which itself is composed of large amount of closely packed collagenous fiber. So tendon और ligament जो हैं वो dense regular connective tissue से बने होते हैं. The major protein in the plasma is ovalbumin, albumin, desmin or none of these. See, major protein in the plasma are albumin, fibrinogen and globulin. So albumin around 60% contribute करता है for the major as a major protein in the plasma. So here the option B has to be the correct answer. Who is known as the father of tissue culture? Bonner, Liebeck, Haberland और Gauthret. गॉटिलेव हेवरलैंड जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनको हम जानते हैं एज अ फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ही वाज फर्स्ट वन टू सेपरेट एंड कल्चर द प्लांट सेल्स, और उन्होंने ये किस पे किए थे? नॉप सॉल्ट सॉल्यूशंस पे। सबसे पहली बार ही हैज पॉइंटेड आउट दैट प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब दैट यू कैन क्रिएट अ होल ऑर्गेनिज्म, अ होल प्लांट इटसेल्फ फ्रॉम सम फ्यू सेल्स, एंड हेंस द सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट हेवरलैंड was the father of tissue culture. Totipotency refers to, लीजिए क्वेश्चन आ गया अभी, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज टोटिपोटेंसी. इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सेल्स टू रीजनरेट द कंप्लीट टिश्यू अंडर फेवरेबल कंडीशंस. दैट मींस अगर हम एक प्लांट लेते हैं और उससे कुछ सेल्स आइसोलेट करते हैं विच आर टोटिपोटेंट, तो देन दोज सेल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन कैन डेवलप एन ऑर्गन or even a complete plant cell or plant tissues. So here the totipotency refers to a development of an organ from a cell in a culture medium. Option B. लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स अकर्स इन, ये देखिए ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, स्पेशली जामिया एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स कहां मिलते हैं? लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द प्राइमरी एम्फीबियन oocytes एंड स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ ड्रोसोफिला. और इनके अंदर क्या होता है? दे हैव द लूप आउट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच रिजेंबल द क्लीनिंग ब्रश. जो हम बॉटल ब्रश होते हैं जिनको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं बॉटल्स को, वैसे ही ये दिखते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं. तो हियर द लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहां मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द oocytes. A chromosome with subterminal centromere is acrocentric, acentric, metacentric or telocentric.
देखिए मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इनटू वेरियस क्लासेस। एसेंट्रिक जो होते हैं जनरली उनके अंदर सेंट्रोमियर नहीं होता है। एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, विच हैव अ सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, दैट मींस सेंट्रोमियर जो होगा वो एकदम टॉप पे होगा, जिससे कि आपको जो वन ऑफ द आर्म जो है वो ऑलमोस्ट नहीं दिखेगी और बहुत छोटी दिखेगी। उसके बाद मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, इनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल पोजीशंस पे होता है, जबकि टीलोसेंट्रिक में एक्चुअली जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो टीलोमेरिक एंड्स पे होता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको एक ही आर्म दिखती है। तो हियर अ क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोमियर शुड बी एक्रोसेंट्रिक, दैट मींस ऑप्शन ए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो बहुत आसान है। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी जो कि दी थी किसने, बॉवरी एंड सटन ने, और उसके हिसाब से जीन्स जो थी वो लोकेटेड होती थी स्पेसिफिक पोजीशंस ऑन क्रोमोसोम्स, और इस थ्योरी की वजह से दे वर एबल टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, एंड हेंस द ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was proposed by Sutton and Boveri. A colorblind daughter may be born if the father is normal and mother is a carrier, father is normal and the mother is colorblind, father is colorblind and mother is a carrier, father is a colorblind and mother is normal. देखिए जो आपका कलर ब्लाइंड ट्रेट है वो कैसा है, वो एक्स लिंक कैरेक्टर है, दैट मीन म्यूटेटेड जो आपकी जीन्स होती है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे होती है। अब देखिए हमारे को जो ऑफस्प्रिंग है वो कलर ब्लाइंड डॉटर है, यानी कि उसके पास जो है वो कैसे होने चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो म्यूटेटेड होने चाहिए, विच इज ओनली पॉसिबल कि जो आपका फादर है वो कैसा हो, कलर ब्लाइंड हो, एक कॉपी फादर से आनी है। और दूसरा केस क्या होगा, मदर जो है वो मदर कैसी हो सकती है, मदर कुड बी अ कैरियर, दैट मींस एक्ससीएक्स या फिर एक्ससीएक्सी, यानी डिजीज भी हो सकती है क्योंकि उसको एक ही कॉपी देनी है। नाउ इस केस में क्या है, फादर हैज टू बी कलर ब्लाइंड, मदर कुड बी नॉर्मल, कुड बी कैरियर एज वेल एज डिजीज्ड। अब ध्यान से देखिए ऑप्शंस में मदर जो है कैरियर वाला दे रखा है, मदर डिजीज वाला नहीं दे रखा ऑप्शन, तो इसका मतलब फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज अ कैरियर, ऑप्शन सी। Which of the following immunity is present at the birth? Acquired immunity, active immunity, passive immunity or none of these? देखिए जनरली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ, बट वो तो ऑप्शन है नहीं। अब एक और ऑप्शन बन सकता है कि ड्यूरिंग पैसिव इम्यूनिटी जनरली हम क्या करते हैं, वी रिसीव अ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। जनरली एक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसके अंदर ही रिसीव्ड द आईजीजी, maternal IgG from her mother through placenta, and also from cholesterol milk, the first milk which he received from the mothers, that gives him the IgA. तो इसका आंसर आइडियली इनेट इम्यूनिटी होना चाहिए था, बट हियर पैसिव इम्यूनिटी कुड बी एन आंसर बिकॉज एट द बर्थ टाइम वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मैटरनल साइड से ले रहा है IgG in the blood and IgA through milk. So option C has to be the correct answer. Interferons are cytokine barriers, physical barriers, cellular barriers और physiological barriers. देखिए इंटरफेरॉन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम साइटोकाइंस के नाम से जानते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस आर द कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बिटवीन द इम्यून सेल्स। अब नाउ जब भी इंटरफेरॉन रिलीज होगा तो इंटरफेरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड साइटोकाइंस जो कि जनरली वायरस अफेक्टेड सेल रिलीज करती हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द नेबरिंग सेल्स फॉर द डिफेंस। और हियर द ऑप्शन ए should be the correctly matched with the interferon. That interferon क्या है, cytokine barriers. Which of the following cells of the immune system do not perform phagocytosis? ये तो बहुत आसान है, देखिए मैक्रोफाज phagocytosis करती है, न्यूट्रोफिल phagocytes हैं और इवन eosinophils भी phagocytes हैं। बेसोफिल जो एलर्जी में इन्वॉल्व होती हैं वो जनरली एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जी में इन्वॉल्व होती हैं, दैट मींस जब भी एलर्जन आएंगे तो आपके जो है एलर्जेंस को पिक करेगी आईजी, और आईजी कहां सिट करती है, बेसोफिल्स पे। तो आईजी सिग्नलिंग इंट्रोड्यूस करती है बेसोफिल को टू रिलीज द टॉक्सिक और नॉक्शियस केमिकल, और जिसकी वजह से हमें एलर्जी या इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट बेसोफिल डू नॉट अंडरगो इनटू द फेगोसाइटोसिस। फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स इज कॉल्ड डाइकोगेमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी और एलोगेमी। देखिए ये तो बहुत आसान है।
फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स आर कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। देखिए डायग्राम में देखिए, आप देखेंगे स्पर्म और ओवा दोनों साइज में कितने डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब दोनों ही अनरिलेटेड गैमेट्स हैं, एक मेल है एक फीमेल गैमेट्स, सेक्स वाइज भी डिफरेंट है, साइज वाइज भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है, और इनके फ्यूजन को एज वी नो इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो हियर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Budding in hydra is a form of, again one of the very simple question. Is it an apoptosis? No. Is it a asexual reproduction? Yes. Is it a sexual reproduction? No. Budding क्या होता है? Budding is a asexual mode of reproduction among the hydra. इसमें क्या होता है? Generally एक parental body से एक bud निकलती है which can develop in a new hydra body. अब ध्यान दीजिए, एक ही पेरेंट से निकल रही है, इसका मतलब इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअलिटी कहीं इंट्रोड्यूस हुई नहीं हुई, दो सेक्सेस इन्वॉल्व ही नहीं हुए, और इसीलिए इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस अ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इज इट एन एपिस्टेसिस? नो। डोमिनेंट? यस। कोडोमिनेंट? नो। रिसेसिव? नो। क्यों? अगर आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अगर दो जीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट होंगी तो उनका कलर आएगा, और अगर दोनों जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव होंगी तो जनरली दे विल लीड टू द रिसेसिव पैटर्न्स। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में यानी हाइब्रिड कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में कलर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट जैसा आ रहा है, तो दैट मींस दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, और इस केस में जो हमारा कैपिटल बी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। So if a hybrid expresses a character in heterozygous condition, then that character should be dominant. Chromatids coiling in the meiotic and mitotic division is plactonomic in both, paranemic in both, paranemic in mitosis and plactonomic in meiosis, plactonomic in mitosis and paranemic in meiosis. देखिए एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन रेस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डीएनए जो होता है वो अनकॉइल्ड क्रोमेटिन मटेरियल की तरह रहता है। कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो हो सकती है वो या तो प्लेक्टोनॉमिक हो सकती है यानी कि कॉम्पैक्ट हो सकती है, या फिर पैरानेमिक हो सकती है यानी कि लूज हो सकती है। जनरली द कॉइलिंग इन द माइटोसिस इज प्लेक्टोनॉमिक एंड इन मियोसिस इट इज द पैरानेमिक। दैट मींस जो कॉइलिंग है वो माइटोसिस के अंदर आपकी कैसी होगी, कॉम्पैक्ट प्लेक्टोनॉमिक, और जबकि मियोसिस के अंदर कैसी होगी, लूज, दैट मींस पैरानेमिक। दैट मींस ऑप्शन डी। The longest stage in the cell cycle is interphase, anaphase, metaphase, or none of the above. Interphase is the longest phase of the cell cycle in which the cell actually prepares to divide. It includes G1, S, and G2 phase, which makes up the most of the cell time. So here the option A has to be the correct answer. Which of the following contains structures of N-acetylmuramic acid, which is NAM, and N-acetylglucosamine, which is NAG? Mycoplasma, amoeba, E. coli और स्फेरोप्लास्ट। देखिए जो नेग और नेम कॉन्सेप्ट है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का एक इमीडिएट पार्ट है, और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किसमें मिलती है, आपके मिलती है बैक्टीरिया डोमेन में। सो मेंबर्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया actually have a cell wall which is made up of peptidoglycan, and peptidoglycan layer have a interlinking cross links of neg and nem layer. तो इसका मतलब आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं, अमीबा बैक्टीरिया नहीं, तो बचा क्या, ई कोलाई इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया विच कंटेन्स द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ऑप्शन सी। Which phase is used for the fast display technique? T7, M13, lambda phase or phi 6? First of all, let's understand what is fast display technique. Fast display technique में हम क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरियोफाज लेते हैं जिसके के कैप्सिड प्रोटीन्स जो होते हैं, जो यानी सरफेस जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके अंदर अपना एक डिजायर प्रोटीन को एक्सप्रेस कराते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोरोना के कौन सा स्ट्रेन हमें इन्फेक्ट कर रहा है,
और उसके लिए हमें एक वैक्सीन बनाना है। हम चाहते हैं एक एंटीबॉडी को क्रिएट करना, एंटीबॉडी को पिक करना जल्दी से जल्दी, जिससे मास किलिंग ना हो पाए, एक जो पीक आती है, स्पाइक आता है, वो ना हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोरोना का एक ऐसा सरफेस प्रोटीन जो कि हमें मालूम है इस स्ट्रेन में है, उसकी जीन्स लेंगे, बैक्टीरियोफाज के जीनोम में एक्सप्रेस कराएंगे, और अब वो जो स्पाइक प्रोटीन है या जो स्पेसिफिक प्रोटीन जो कोरोना का है, वो हमारे ये जो फाज डिस्प्ले है या बैक्टीरियोफाज है उसके कैप्सिड में वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो रेड कलर का जो पेप्टाइड है वो हमारा कौन है, कोरोना स्पेसिफिक एंटीजन है। अब नाउ वी हैव अ पूल ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रीवियसली क्रिएटेड। अब इस पेप्टाइड को, रेड कलर पेप्टाइड को हम यूज कर सकते हैं टू पिक अप द सेलेक्टेड एंटीबॉडी विच कैन रिकॉग्नाइज दिस पेप्टाइड। अब जो भी एंटीबॉडी पिकअप हुई वही हमारी आगे के लिए वैक्सीन के लिए पाथवे क्लियर करेगी, वही आगे जाके हमारी वैक्सीन बनेगी। तो इस तरीके से फास्ट डिस्प्ले टेक्निक को वी कैन यूज टू फास्ट स्क्रीन द वैक्सीन और एंटीबॉडीज। और इस काम के लिए हमारा M13 जो वायरस है, जो कि एक फिलामेंटस टाइप का वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उसको हम ऑफन यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Prokaryotic cells are more resistant to osmotic shock than eukaryotic cells because their cell wall is composed of peptidoglycan, they are selectively permeable, they contain osmoregulating porins और they block water molecules from entering the cell। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं ऑस्मोटिक शॉक के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास एक थिक सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जनरली जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी कि वाटर कैन कम इनसाइड, वाटर इनफ्लक्स हो सकता है, बट हैविंग अ थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इंश्योर कि जो वाटर जो सराउंडिंग में है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के थ्रू अंदर ना आ पाए, और इससे वजह से दे गेट अ प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लिसिस। इसलिए प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक शॉक बिकॉज हैविंग अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ऑप्शन ए। Which of the following microorganism is not responsible for urinary tract infection or UTI? Proteus mirabilis, E. coli, Klebsiella pneumoniae और Bacteroides fragilis। देखिए यूटीआई जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे किसी भी पार्ट के यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को बोला जाता है, और जो कि जनरली बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जो कि मिलते कहां है, हमारे जीआई ट्रैक्ट के एनल एंड प्री एनल रीजन्स में। जो 50% यूटीआई केसेस हैं वो होते हैं इकोलाई की वजह से, जबकि 40% of the cases are happening due to the some gram negative bacteria, for example Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, certain Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa और Pseudomonas ceretia। बाकी के जो 40% केसेस के अलावा जो केसेस हैं, यानी कि 50% बिकॉज ऑफ इकोलाई, 40% बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बाकी के जो केसेस हैं वो सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो जनरली बिलोंग करते हैं एंटेरोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस को। जो हमारा बैक्टीरियाइडस फ्रेजिलिस है, इट इज एन एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ ह्यूमन कॉलोन। तो जो हमारी ह्यूमन गट है ये उसका पार्ट होता है और रिमेन इन कमेंसलिज्म। तो यानी कि ये जो बैक्टीरियाइडस फ्रेजिलिस है ये जनरली हमारे लिए फ्रेंडली होता है, यूटीआई नहीं करता। हाँ, इट कैन कॉज सर्टेन अदर इन्फेक्शंस अगर ड्यू टू सम इंजरी, और अगर समहाउ ये हमारी ब्लड जो कैपिलरीज जो स्ट्रीम है उसमें चला जाए, बट इट इज नॉट अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द यूटीआई। सो हियर द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following requires maximum energy? Secondary consumer, decomposer, primary consumer और primary producers। देखिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं दे रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। व्हाई? बिकॉज दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, और चूंकि फूड चेन उन्हीं से स्टार्ट होती है तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द अवेलेबल सनलाइट। अब उनको पास ऑन करना पड़ता है अपना 10% टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो हियर द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इवन दो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर बट दे आर एबल टू टेक द वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अवेलेबल सनलाइट। बहुत ही कम एफिशिएंसी होती है उनकी और इसीलिए उनको मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The population of birds
decline in an area where DDT was extensively used. Why? The birds stopped laying egg? No. The eggs laid by the birds did not hatch? हाँ, ये सही है. The snakes ate the eggs? नहीं नहीं नहीं. The DDT spread killed all the birds? No. एक्चुअली हुआ क्या था, जो हायर डीडीटी कंसंट्रेशन है, इट डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और बर्ड्स के अंदर अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है तो जो उनके एग शेल हैं दे बिकम थिन एंड जनरली दे गेट्स प्रीमेच्योर ब्रेक, और उसकी वजह से जो होते हैं एग्स जो हैं वो प्रीमेच्योर ब्रेकिंग की वजह से हैच नहीं कर पाते. तो डीडीटी बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से जो एग थिनिंग होने की वजह से द एग्स लेड बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच. The membrane around the vacuole is known as, that's very easy, the membrane around the vacuole is known as tonoplast. टोनो मतलब स्ट्रेचेबल, तो वैक्यूल जो होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, एंड हेंस द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Microfilaments are composed of a protein called tubulin, actin, myosin or chitin. Microfilaments are the part of cytoskeleton which is composed of actin protein, which may occur as a monomeric G actin or filamentous F actin. So here the option B is the correct answer. The fluidity of the plasma membrane increases with increase in unsaturated fatty acid in the membrane, increase in saturated fatty acid in the membrane, increase in glycolipid content in the membrane, or increase in phospholipid content in the membrane. देखिए जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो कई सारे रीजन की वजह से इंक्रीज करी जा सकती है. अगर इफ यू इंक्रीज द शॉर्टर फैटी एसिड तो उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टर फैटी एसिड जो होते हैं वो कम विस्कस होते हैं एंड दे आर ससेप्टेबल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से आपकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी. If you will increase the unsaturated fatty acid content in the plasma membrane, then also because of having their crooked tail, they need more distance between the fatty acid, और इसकी वजह से भी आपकी जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो जा सकती है. कोलेस्ट्रॉल अगेन वन ऑफ द फैक्टर, अगर कोलेस्ट्रॉल अमाउंट आप ऐड कर देंगे तो एट लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो हियर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन we will say that option A, that means increase in unsaturated fatty acid in the membrane will lead to the increase in the fluidity of the plasma membrane. और दूसरे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, शॉर्टर फैटी एसिड डाल दीजिए या फिर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर दीजिए. फॉस्फेटिडाइल सीरीन रेजिड्यू इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, ये तो बहुत आसान है. याद रखिए फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो होते हैं या पीएस जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा they are present on the inner leaflet of the plasma membrane. They cannot be on the outer side of the plasma membrane. outer leaflet पे हमेशा न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि फॉस्फेटिडाइल कोरिन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन. इनर लीफलेट्स पे हमेशा नेगेटिवली चार्ज जो आपके फॉस्फेटिडाइल सीरीन रेजिड्यू होंगे which act as a docking site for the certain protein which involved in cell signaling. So here option A is the correct answer. अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो यू कैन रेफर द डोनन इक्विलिब्रियम, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाई फॉस्फेटिडाइल सीरीन इज रिस्पॉन्सिबल और प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट. अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज टोनोप्लास्ट. नहीं, टोनोप्लास्ट कहां था, वैक्यूल की मेम्ब्रेन. प्रोटोप्लास्ट, यस, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है अगर अ सेल एक्सक्लूडिंग सेल वॉल हो तो. और प्रोटोप्लास्ट कहां बनाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्लांट्स. तो अगर आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहां पे प्रोटोप्लास्ट बनाया जाता है जहां पर के हम आउटर सेल वॉल को सेलुलोज और दूसरे एंजाइम्स के थ्रू उसको रिमूव करा देते हैं, एंड नाउ द सेल वॉल हटने के बाद जो रेस्ट ऑफ द बॉडी बचेगी सेल की वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Bentham and Hooker gave which system of classification? Numerical, phylogenetic, artificial, or natural? Bentham and Hooker proposed their natural system of classification in the book Genera Plantarum. याद रखिएगा उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल अफिनिटीज, और इसलिए उन्होंने कभी भी इवोल्यूशन को अकाउंट में नहीं लिया ड्यूरिंग देयर क्लासिफिकेशन. जो नेचुरल एफिनिटीज थी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज उनको उन्होंने जनरली कंसीडर किया था फॉर द क्लासिफिकेशन, एंड हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
Smallest taxon of a classification is kingdom, family, variety और species. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. लिनेन की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ हायरार्की ऑफ ग्रेडेड टेक्सोनोमिक रैंक्स, जिनको हम टेक्सा बोलते हैं, और स्पीशीज जो है उसका स्मॉलेस्ट टेक्सा है और बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी होती है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अ टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और क्लोरेंकाइमा. देखिए जो कॉलेनकाइमा है इट इज अ सपोर्टिंग टिश्यू विद लिविंग सेल विद नॉन लिग्निफाइड थिकन्ड प्राइमरी सेल्स. तो जो कॉलेनकाइमा होता है वो उसके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें लिग्निन नहीं होता. तो हियर द ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Vascular bundle in dicot stems are closed, conjoint and dark, open, conjoint and dark, closed, conjoint, exarch, open, conjoint, exarch. तो इसका मतलब कंजॉइंट तो सारे केसेस में, कंफ्यूजन जो है वो आपका क्लोज्ड ओपन या एंडार्क एक्सार्क में है. समझते हैं एक बार कि एक्सार्क और एंडार्क में कंफ्यूजन होता क्या है. बेसिकली जो एंडार्क कंडीशन है वो आपकी जाइलम वस्कुलर बंडल को लेकर होती है. यानी कि जो ओल्डर जाइलम होते हैं, यानी प्रोटोजाइलम जिन्हें बोलते हैं ओल्डर, वो अगर आपके अंदर की तरफ है, इनर साइड पे है, सेंट्रल साइड पे है, और जो आपके न्यू जाइलम है यानी मेटाजाइलम जो है वो आपके बाहर की तरफ है, पॉइंटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, तो ऐसी कंडीशन को हम एंडार्क कंडीशन कहते हैं. पहचानेंगे कैसे? प्रोटोजाइलम जो है यानी ओल्डर जाइलम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और मेटाजाइलम यानी जो न्यू जाइलम होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है. जरा डायग्राम में देखते हैं डाइकोट सेक्शन में. तो आप ध्यान से देखिए जो आपके बड़े जाइलम है वो आपके कहां को पॉइंट कर रहे हैं? बाहर की तरफ. जबकि जो छोटे जाइलम है वो किस तरफ पॉइंटेड है? टुवर्ड्स द इनर साइड. और ये कंडीशन कौन सी थी? एंडार्क. अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो एक्सार्क कंडीशन बन जाएगी. तो जो वस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में कौन से होने? एंडार्क. ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा. नाउ कम्स ओपन वर्सेस क्लोज्ड. क्लोज जो होते हैं वस्कुलर बंडल दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. उनमें कैम्बियम रिंग नहीं दिखेगी आपको. जबकि ओपन जो होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. इसका मतलब उसके अंदर कैसी दिखेगी? कैम्बियम. और यहां पर हमें क्या दिख रहा है? कैम्बियम. दैट मींस व्हाट? इट हैज टू बी ओपन. तो आंसर क्या होगा आपका? ओपन, conjoined and endark. In angiosperm, xylem is made up of tracheids and fibers, tracheids and vessels, vessels and fibers, or all of these. Xylem is used to transport water and minerals from soils to leaves and stems. जो secondary type of xylems जो होते हैं वो angiosperms में मिलते हैं, which are composed of tracheids elements, vessels, fibers and xylem parenchyma cells. तो यानी कि जो सेकेंडरी टाइप के जाइलम्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स में जनरली कॉमनली फाउंड होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होगा? ट्रिकीड्स होंगे, फाइबर्स भी होंगे, उनके अंदर वेसल्स भी होंगे और उनके अंदर पैरेंकाइमा सेल्स भी होंगे. तो इसका मतलब सभी कुछ होगा. दैट मींस ऑल ऑफ दिस. बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन वेसल वॉल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. देखिए बॉर्डर पिट्स जो होती हैं these are the cavities in the lignified cell walls of xylem vessels and tracheids which are essential in the water transport of higher plants. इसका मतलब जो बॉर्डर पिट्स हैं वो कहां मिलेंगे? आपके ट्रेकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल वॉल्स ऑफ एंजियोस्पर्म. तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Veins of the leaves are useful for mechanical support, transport of water and minerals, transport of organic nutrients, and all of the above. Veins in the leaves are made up of xylem and phloem. Now xylem and phloem are useful in providing mechanical support. It also helps in water and mineral transport via xylem, and organic nutrients हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? phloem tissue की तरफ. तो इसका मतलब having xylem and phloem इन द वेन्स वो किस लिए जरूरी है? मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए जरूरी है थ्रू जाइलम, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए भी जरूरी है थ्रू फोलोम. तो इसका मतलब आंसर हैज टू बी ऑल ऑफ दीज. स्पीशीज फाउंड इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस आर कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज, सिबलिंग स्पीशीज और मॉर्फो स्पीशीज. ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता रहता है. ठीक है, अगर एक ही एरिया की जो स्पीशीज है
वो अगर बिकॉज ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल आइसोलेशन वो सेपरेट हो जाए एंड देन दे डेवलप इनटू द न्यू स्पीशीज, तो ऐसे स्पीशिएशन को हम एलोपेट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एलोपेट्रिक स्पीशीज। Nitrogen fixation is the conversion of nitrogen to atomic nitrogen, nitrogen molecule to ammonia, nitrogen molecule to NO3 minus और nitrogen to urea। देखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द अमोनिया और रिलेटेड कंपाउंड। तो हियर ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is a single membrane bound organelle? Vacuole, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum or all of these? ध्यान रखिएगा, इन यूकैरियोटिक सेल ER, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, गोल्गी apparatus, ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। while mitochondria and chloroplast, these are the double membrane bound organelles। तो here वैक्यूल भी है, गोल्गी apparatus भी है और ER तीनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो ऑप्शन डी। Alzheimer's and osteoporosis are example of, ये तो बहुत आसान है। Alzheimer's and osteoporosis are example of degenerative disease which are often seen in the elder populations. So here option B is the correct answer. Excessive bleeding during an injury is a deficiency of vitamin A, vitamin B, vitamin K और vitamin E। याद रखिएगा, विटामिन के जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड कोगुलेशन, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो देन इट लेड टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर और आरटीपीसीआर यूजेस आरएनए एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म डीएनए, mRNA as a template to form cDNA, DNA as a template to form single stranded DNA, or all of the above? See, in RT-PCR, the RNA template, generally messenger RNA, is first converted to cDNA using reverse transcriptase, and now the cDNA is used as a template for exponential amplification using PCR. RT-PCR nowadays under general news because of corona testing. तो RT-PCR में क्या होता है, पहले हम मैसेंजर आरएनए को यूज करके क्या करते हैं, या फिर आरएनए को यूज करके क्या बनाते हैं, सीडीएनए बनाते हैं, और सीडीएनए को हम यूज करते हैं टू मेक मोर कॉपीज ऑफ द डीएनए। तो हियर द ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ एल्वुलाई इन ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी 150 million, 500 million, 800 million और 1 billion। देखिए एल्वेलाई जो होते हैं दे आर द टाइनी बैलून लाइक सैक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड दे ऑफन इंडिकेटिव ऑफ आवर लंग कैपेसिटी। जनरली बोथ द लंग्स को मिला के देयर आर अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 million alveoli are found in our lungs. So here the option C is the correct answer. Where does the light reaction takes place? Grana, stroma, cytoplasm or ER? A light reaction in a plant includes cyclic and non-cyclic photophosphorylation, और जनरली ये जो रिएक्शंस हैं ये कैटलाइज होती हैं आपके ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रेना एक स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक कॉइन्स की अगर हम पाइल अप कर दें तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ग्रेना कहलाएगा, विच इज इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज थाइलोकॉइड्स। तो जो आपकी लाइट रिएक्शंस हैं वो इन ग्रेना में होती है। दैट मींस ऑप्शन ए। If a matrix has 6 elements, then the number of possible orders of the matrix can be 2, 4, 3 and 6। देखिए एमएससी बायोसाइंस के क्वेश्चन में अब इस बार हमने देखा कि बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस भी आए हैं, और जनरली मैथ्स इज नॉट इन अ कंफर्ट जोन ऑफ अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी आपको पुट ऑन कर दें। अगर ध्यान से देखिए, अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसमें mn टाइप की मैट्रिक्स है तो mn एलिमेंट्स होते हैं। अब जो सम टोटल है वो हमें 6 एलिमेंट्स का दे रखा है, तो 6 कैसे आ सकता है? 6 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 1 6 आप ले लीजिए, आप 6 1 ले लीजिए, 3 2 ले लीजिए, या फिर 2 3 ले लीजिए। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता है जिससे 6 आ जाए? नो।
तो इसका मतलब देयर कुड बी 4 ऑप्शंस आर देयर बाय विच वी कैन क्रिएट द 6 एलिमेंट, 6 टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इसीलिए ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. If A is a square matrix such that A square is equal to A and 1 plus A square minus 3A would be. देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के आए तो उसमें 2-3 आपको अजम्पशन याद होनी चाहिए. फर्स्ट क्या, अगर IA है वो किसके बराबर होता है A के, एंड I स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका I के. तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है, I प्लस ए स्क्वायर. तो अगर a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस 2IA प्लस ए स्क्वायर माइनस 3A, यही हमने लिखा है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें और ऊपर वाले फॉर्मूले को लगाएं, हमें एक और चीज भी दी हुई है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के. अगर हम इन तीनों वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो देन वी विल फाइंड आउट कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आई के. दैट मीन्स ऑप्शन ए के. So hence option A is the correct answer. If matrix A and B are inverse of each other, then देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स जो है इनवर्स होती है तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब उनका अप फ्रंट ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर वो आई के इक्वल हो जाए. दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई. दैट मीन्स ऑप्शन बी. सो हियर द ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Okay, integration of 1 by sin square x into cos square x dx is equal to, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 by sin square x into cos square x dx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन क्या किसके बराबर होता है. अगर आपको याद हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है इक्वल टू 1. तो अगर हम इसको रीराइट करें तो हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx. अब इसको सेपरेट कर लीजिए तो sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, इधर cos स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो हमारा जो ऑप्शन बचे वो क्या है, 1 बाय cos स्क्वायर x जो कि किसके बराबर होता है sec स्क्वायर x के, और 1 बाय sin स्क्वायर x वो किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर x के. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x किसके बराबर होता है tan x के, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x किसके बराबर होता है cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x के. तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी. दैट मींस tan x माइनस cot x प्लस c, जो कि किसका आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx के. इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं. अब आपको जानते हैं कि cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस x, और अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो cosec स्क्वायर x यानी इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस cot x के. जबकि आपका ये जो है ये आपका क्या है, आपका कांस्टेंट नंबर है, तो इसका हो गया आपका माइनस एक्स प्लस डी सी. तो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी. दैट मीन्स ऑप्शन डी. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके मैथ्स के. तो आपका x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स dt बाय अंडर रूट 1 प्लस 9t स्क्वायर एंड द सेकेंडरी आपका जो डिफरेंशिएशन है या डबल डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर वाई ऑब्लिक डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई. तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ी लेंदी सॉल्व है, लेंदी कैलकुलेशन है, बट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देन यू विल सी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9y के. तो आपका मतलब है ए वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, 9y के. दैट मीन्स ए की वैल्यू किसकी इक्वलेंट हो जाएगी, सी के. ऑप्शन सी. 8 coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least 6 heads. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए हमें दिया हुआ है कि हमने 8 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस्ड अप किया है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स किसके कितने इक्वल हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 8, दैट मींस 256. अब इसके अंदर हमें पता है कि हमें क्या बोला गया है, मिनिमम 6 हेड्स आनी चाहिए, मैक्सिमम आ सकते हैं हेड्स, 6 हेड मिनिमम होने चाहिए. तो दैट मींस व्हाट वी वांट 6 हेड्स. हो सकता है दूसरी कंडीशन क्या हो, 7 हेड्स आ जाए.
हो सकता है तीसरी कंडीशन क्या हो, 8 हेड्स आ जाए। और अगर हम इनको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 8 कॉम्बिनेशन 6, 8 कॉम्बिनेशन 7, 8 कॉम्बिनेशन 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28 प्लस 8 प्लस 1 दैट मीन्स 37। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स वुड बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपका 37 और आपका टोटल आउटकम वो कितना था 256। तो आंसर हो गया आपका 37/256 दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी। The probability of man hitting a target is 1/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3? अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि द मैन मस्ट फायर एटलीस्ट 4 times in order to get the probability of hitting his target should be greater than 2/3. So here the option A is the correct answer. देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जनरली बायोसाइंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बायोसाइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली इन क्वेश्चंस को छोड़ भी देते हैं, आप एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, बट हमने यहां पर आपको सॉल्व करके दे रखे हैं, अगर आपको समझ में आते हैं देन यू कैन अटेम्प्ट आल्सो। अ बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, 3 balls are drawn one by one with replacement. Find the probability of getting exactly one red ball. अगर हम इसको देखें तो लेट ए बी द इवेंट, यानी कि बॉल जो ड्रॉन की गई है वो रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/12। टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 12 है, आपकी जो रेड बॉल्स कितनी है 6 है, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/12 दैट मींस 1/2। नाउ आपका क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी हाफ ऑफ द इवेंट कैन बी अदर, हाफ आपका 6 हो जाएगा, तो दैट मींस n इज इक्वल टू आपके कितने हो गए 3। अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एग्जैक्टली वन रेड बॉल इन 3 ट्रायल वुड बी इक्वल टू 3/8। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3/8 आ जाएगा, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3/8 बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Total number of possible matrices of order 2 into 3 with each entry 1 or 0 is 6, 36, 32 और 64। देखिए the order of matrix is 2/3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 2 into 3 is equal to 6। याद करिए हमने mn एलिमेंट ऑर्डर जो मैट्रिक्स का बोला था उसमें कितने होते थे टोटल mn, दैट मीन 6 हो गए यहाँ पे। अब ईच प्लेस कैन हैव आइदर 0 और 1, तो यानी कि हर प्लेस को हम दो तरीके से भर सकते हैं, यानी 2 raised to power 6 दैट मीन 64, दैट मीन ऑप्शन डी। चलिए आ गया एक बायोलॉजी का क्वेश्चन, which does not show mutarotation, glucose, maltose, fructose और sucrose। देखिए म्यूटारोटेशन होता क्या है, म्यूटारोटेशन is the change in the optical rotation which happen due to the change in equilibrium between the two anomers when the corresponding stereocenters which interconvert between each other। तो यानी कि अगर एनोमेरिक सेंटर वाले जो दो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में जाते हैं और इंटरकन्वर्ट करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, तो वो इंटरकन्वर्ट करते रहते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं म्यूटारोटेशन। और जनरली म्यूटारोटेशन जो है वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर शो करती है, जिनमें आपका जो है नॉर्मली C1 जो कार्बन है उस पे OH फ्री हो। सुक्रोज जो है वो इसका एग्जेम्पशन होगा, क्यों, क्योंकि सुक्रोज के अंदर जो हमारा जो आपका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग होती है शुगर। तो बिकॉज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज कैन नॉट शो द म्यूटारोटेशन। The ratio of water molecule in plaster of Paris and gypsum is 3/1, 1/3, 1/4 और 4/3। देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर कितना लिया है हाफ वाटर, जिप्सम में कितने 2 वाटर, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1/2 वाटर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का और 2 इन किसके अंदर जिप्सम के अंदर। इसको हम और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज 1/4, दैट मींस ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। When milk of magnesia reacts with acetic acid, it produces basic salts, acidic salts, neutral salts और
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, और जब भी वो किसी एसिडिक चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक और बेसिक मिलकर कैसा सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। तो हियर द ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। What would be the remaining concentration of 300 gram of radioactive substance after 18 hours if the half life is 3 hours? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो इनिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 300 ग्राम, हाफ लाइफ है 3 आवर्स, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 18 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 6। सो आफ्टर 18 आवर्स 1 by 2 raised to power 6 of the original would be remaining, that means 1 by 64 into 300, ओरिजिनल कितना था 300, तो आपका आंसर क्या होगा 4.68 ग्राम, दैट मीन्स ऑप्शन डी। The rate constant of a zero order reaction has the unit। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेबल यूज कर लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं उनका क्या होता है आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो दैट मींस ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड इनवर्स किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जबकि जो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनका ऑप्शन क्या होगा आपका, पर मोल लीटर पर सेकेंड, दैट मींस ऑप्शन डी। तो इसका मतलब यहां पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, जो कि रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है, दैट मींस ऑप्शन बी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।